गैसियस एक्सचेंज, जिसको हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम देंगे इसका। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा एक चीज़ और जान लो, ये जो चैप्टर ना, इस चैप्टर से नीट में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से नीट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे नीट में। और वो दोनों क्वेश्चन कौन से होते हैं वो भी बता दे रहा हूँ, तुम लोग पुराने PYQ लेके देखना। तो जो आपके 2 क्वेश्चन होते हैं ना बेटा नीट में, एक क्वेश्चन आता है आपका कर्व से, कब एक मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक कर्व है, कब राइट साइड शिफ्ट होगा कब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, एक क्वेश्चन आता है वहाँ से, बहुत अच्छा सिखाएंगे। मतलब O2 एंड CO2 एक्सचेंज कैसे होता है, इसका एक कर्व बनता है, तो एक यहाँ से आता है। एक क्वेश्चन आता है आपका ब्रीथ मतलब लंग्स से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वाला और कल पढ़ेंगे कर्व वाला। 2 दिन में दोनों लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्लियर? ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। कभी कभी एक ही आता है, कभी एक कभी 2, है ना। तो इसमें मतलब जितना इसका एग्जाम में वेटेज है उतना ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारा अपन पढ़ लिया। इसलिए मैं NCERT देखा हूँ, और जो चैप्टर ज़्यादा जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको अपन रिवीजन कर लेंगे, जैसे इकोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलो, यदि अपन मैं बोला है कि अपन ने यहाँ स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जानो पहले क्या होता है। तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के हर एक सेल को सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है एनर्जी। क्या चाहिए होता है? जब भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम आए तो आपके दिमाग में एक इमेज आना चाहिए कि ऑक्सीजन। क्या आना चाहिए? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को मिलती है, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को मिलती है तो ये CO2 वाटर और एनर्जी देती है। आप ये समझ लो कि इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, इनटेक द ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इस प्रोसेस के क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। लेकिन जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझ गए? तो हमको आज देखना है लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग्स की पोजीशन, लंग्स का वेट, लंग्स का साइज, ये सारी चीज़ें देखना है। पहले हम देखेंगे इसकी फिजियोलॉजी, फिर इसका फंक्शन। जैसे मैंने बोला कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 चीज़ें देखनी है, एक तो देखना है उसका क्या फंक्शन देखना है, एक देखना है स्ट्रक्चर। समझ गए? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका फ्लो पूरा बना लिया हूँ, क्या क्या पढ़ना है। ये आ जाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, और फिर देखेंगे ब्रीदिंग क्या होती है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, है ना। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन देंगे तो ब्रेक डाउन होकर CO2 वाटर और एनर्जी निकालेगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। ये हमको लगता है क्लास में मैंने 100 से ज़्यादा बार बोल चुका होऊंगा, तो भी बहुत सारे बच्चों को भूलने के चांस है, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं भूलेगा। तो ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। अब इसके हम टाइप्स भी देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, और सारे एनिमल्स में भी देखेंगे कहाँ कहाँ कैसा होता है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन, जिसको मैं बहुत डिटेल पढ़ चुका हूँ एक अलग से चैप्टर में। ग्लूकोज से एनर्जी बनने तक के बीच का जो समय होता है, जो इस दौरान जो स्टेप्स होती है ना, यहाँ पे आपको ग्लाइकोलाइसिस होता है, आपका लिंक रिएक्शन होता है, क्रेब साइकिल होती है, ETS होता है, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है। ये पूरी प्रोसेस के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो पूरी प्रोसेस जो होती है कहाँ होती है हमारी बॉडी के, पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी सारी चीज़ें। ये बहुत अच्छे से क्लियर है। जब ये चैप्टर आज होगा ना, तो आप लोग आज घर जाके एक बार 2 मिनट में फटाफट रेस्पिरेशन रिवीजन कर देना। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे बेटा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मैंने अभी तक कोई बात नहीं किया, इसलिए हम इसका बढ़िया से समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग पता है क्या होता है? ब्रीदिंग होता है ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना।
है ना। ब्रीदिंग होता है इनटेक द ऑक्सीजन और एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। यदि हम ब्रीदिंग को बात करें तो ब्रीदिंग की प्रोसेस दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होता है इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना, एक होता है एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर निकालना। इस दौरान जब अपन ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला तो ये हमारी पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रीदिंग। गौरी समझ में आ रहा है क्या होता है ब्रीदिंग? सांस लेना और निकालना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग, जो कि 1 मिनट में, जो कि 1 मिनट में पता होना चाहिए आप 16 से 22 बार बोल सकते हो। वैसे 18 से 25, मतलब इसके बीच का जो भी डाटा मिलेगा वो हमारा होता है ब्रीदिंग। मतलब कि 1 मिनट में देखो, सांस लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये एक है, ये नहीं दो नहीं है, ये एक है। मतलब कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये दोनों जो, मतलब ये जो दोनों प्रोसेस है वो ब्रीदिंग का एक स्टेप है। ये दोनों प्रोसेस ब्रीदिंग का एक स्टेप है। इस तरह से ब्रीदिंग की 1 मिनट में 16 to 22 टाइम्स होता है, जिसके लिए जिम्मेदार होता है हमारी बॉडी का नोज एंड लंग्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ब्रीदिंग और इंटरनल पार्ट ऑफ द ब्रीदिंग। समझ गए? पूरी प्रोसेस समझेंगे तो चलो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों का डिफरेंस करना तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ गया। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी देता है, वो भी बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। अब ब्रीदिंग क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये भी बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। अब अच्छा क्वेश्चन यहाँ से क्या उठ के आता है, जैसे मान लो कि अपन ने ब्रीदिंग के टाइम पे ऑक्सीजन के अमाउंट कम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस का अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या वो ब्रीदिंग होगा? क्या वो ब्रीदिंग होगा? होगा, ब्रीदिंग तो होगा, बट वो ब्रीदिंग एक अलग, मतलब वो ब्रीदिंग एक एबनॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगी, जिससे हम लोगों को मतलब डिजीज के चांस रहेंगे। कौन कौन से डिजीज होगा, जैसे अस्थमा हो गया, है ना। तो इस तरह से मतलब हमारे लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकती है। चलो, तो यहाँ पे अब देखेंगे अपन, देखो स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की क्या क्या स्टेज है, हम यहाँ पे वो बात करेंगे जहाँ जो चीज़ें हम रेस्पिरेशन में नहीं पढ़े थे वो चीज़ें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये हम बात करें स्टेजेज ऑफ रेस्पिरेशन, तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं इसके। देखिए, इसके 3 स्टेजेस होंगी बेटा। पहला होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पता है क्या होगा, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, हमने उसको लिया और कार्बन मतलब एक्सटर्नल मतलब एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, है ना। ये हमारा होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन होगा जो गैस हमारे लंग्स में पहुंच गई है वो हमारे लंग्स से टिश्यू में जाती है और टिश्यू से लंग्स में आती है, लंग्स टू टिश्यू। ये होगा एटमॉस्फेयर टू लंग्स, है ना। तो ये होगा एटमॉस्फेयर टू लंग्स, मतलब कि इन्वायरमेंट टू लंग्स। ये एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट से लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज होगा ये होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा, लंग्स से टिश्यू के बीच में। एक और होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, तो इसको हम बोलेंगे बिटवीन सेल। सेल के अंदर, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल में एक्सचेंज होगा। सेल में भी तो एक्सचेंज होता है। सेल में कैसे एक्सचेंज होता है, आपने सेल को ऑक्सीजन दिया और सेल ने आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया। आपने लंग्स को ऑक्सीजन दिया, लंग्स ने आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया। एनवायरनमेंट ने आपको ऑक्सीजन दिया, आपने एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो हर जगह तो सेम वही हो रहा है, बट हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम इसके स्टेजेस डिवाइड कर देते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर। याद रह जाएगा, ठीक है। ये हो गए स्टेजेस। स्टेजेस के बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। एक होता है एनारोबिक, जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। एक होता है एरोबिक, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और सुनो, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा आपके आरबीसी में होगा। पूछो क्यों, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है।
न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है मतलब उसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है मतलब उसका सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा, मतलब आरबीसी के अंदर सिर्फ क्या होता है, एनारोबिक। फिर हमारी मसल्स में आपको पता है हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है, और लैक्टिक एसिड किसका प्रोडक्ट होता है, एनारोबिक का प्रोडक्ट होता है, इसलिए हमारे मसल्स में भी होगा। ये आपके नीट वालों के फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे शब्द लिखा हूँ। फिर इसके बाद बात करें अपन पैरासाइट। पैरासाइट्स मतलब कि जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लेस डेवलप नहीं होता, पैरासाइट्स वो होंगे जैसे वो फाइलेरिया, हाथी पाँव जो डिजीज होती है, प्लाज्मोडियम, है ना। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती हैं, ठीक है, तो जैसे एंटमीबा हिस्टोलोटिका, है ना। तो इस तरह के जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो या तो एल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा। एल्कोहल याद करो, फर्मेंटेशन, एग्जाम्पल दिया करता था, अंगूर खा के सांस मत लो, क्या आटा, भाटा, हाँ आटे का एग्जाम्पल दिए थे ना कि मतलब, हाँ सही बोल रही है कि वो मतलब ऊपर सूख जाता है और अंदर सॉफ्ट रह जाता है, ये फर्मेंटेशन। तो ये हो गया एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, मतलब कि इंडस्ट्री में जहाँ पे बियर वगैरह शराब वगैरह बनती है वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज किया जाता है। उन मशीन्स को हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। क्या बोलेंगे, आइए, ये तो सबका फेवरेट है, सबको बहुत अच्छे से पता चल गया। क्या ये वाला तो यहाँ पे कहाँ होगा, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जो कि आपको ये चीज़ें रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी यहाँ भी मिलेगी, एनर्जी यहाँ भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। एनर्जी यहाँ भी मिलेगी, यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी। हो गया टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अभी तो मैं बस रिवीजन करवा रहा हूँ जो जो आप लोगों को पता है सारी चीज़ें, है ना। अब आ जाएगा क्या, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पाथ। लंग्स और रेस्पिरेटरी पाथ क्या होते हैं, तो वो देखो, लंग्स तो अब पता ही है। रेस्पिरेटरी पाथ में अपन देखेंगे इसके सिस्टम्स क्या हैं, तो आपको दो सिस्टम मिलेंगे रेस्पिरेटरी पाथ के। एक सिस्टम मिलेगा आपको क्या, कंडक्टिंग जोन, एक मिलेगा एक्सचेंज जोन। रेस्पिरेशन के दो सिस्टम मिलेंगे, एक होगा कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन कहाँ तक होगा, जहाँ जो गैस को जाने के लिए रास्ता देगा। अपन ने सांस लिया, जब अपन सांस लेते हैं तो एयर जो होती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कुछ दूर तक जाती है, तो ये पूरा पाथवे क्या हो जाता है, कंडक्टिंग जोन। क्या कहलाएगा, कंडक्टिंग जोन। उसके बाद ये जो जाता है फिर वहाँ पे एल्वुलाई में एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है मैं अभी पढ़ूंगा। वहाँ पे क्या होता है, हमारे ब्लड में जो इम्प्योर गैस होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो आती है लंग्स में, और लंग्स में जो हम लोग सांस के थ्रू प्योर ऑक्सीजन लिए हैं वो जाती है ब्लड में। तो वहाँ क्या हुआ, एक्सचेंज। तो उस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, एक्सचेंज जोन। फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक पाथवे के थ्रू आती होगी ना, एक पाथवे के थ्रू कहाँ आती है, बाहर आती है। तो जो बाहर आती है, तो जो एक पाथवे प्रोवाइड करता है, उसको रास्ता देता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, और जो एक्सचेंज करता है तो एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोल सकते हैं। ट्रैक मतलब क्या होता है, पाथवे, है ना। तो अपन समझ में आ गया कि नहीं, पक्का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पाथ के ये दो जोन होंगे, एक होगा कंडक्टिंग जोन, एक होगा एक्सचेंज जोन। उसके बाद जो आपका ट्रैक है, जो पाथवे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, वो पाथवे क्या क्या होता है ये समझो। पाथवे समझने के पहले तुम चाहो तो डायग्राम समझ सकते हो, आ जाओ। आ जाओ, डायग्राम समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले यदि हम बात करें ना, तो हमारी बॉडी का अपन बना लेते हैं ये मान लो अपनी बॉडी का केज है। क्या है ये, पिंजरा, जिसको हम कौन सी कैविटी बोलेंगे, ये हमारी बॉडी का थोरैसिक कैविटी है।
ये हमारी बॉडी का थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। और थोरेसिक कैविटी में यहाँ पे बीच में कौन है? यहाँ पे बीच गंदा बन यहाँ पे बीच में क्या है? हार्ट है। यहाँ बीच में हार्ट है और हार्ट में यहीं पे क्या रखा हुआ है? यहाँ पे रखा हुआ है मतलब ये हार्ट है, ये लंग्स है, समझना क्लियर। अब ये राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, एक बात ध्यान से समझना, जो अपना हार्ट होता है ना, तो लेफ्ट साइड हल्का टिल्टेड होता है मतलब ये हमारा जो हार्ट है इधर साइड थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। मतलब इसका ये है कि ये वाला एरिया थोड़ा दबा हुआ होगा, ये वाला एरिया थोड़ा दबा हुआ होगा क्योंकि ये वाला एरिया इधर थोड़ा मुड़ा हुआ है। अब यदि ये वाला एरिया दबा हुआ होगा हमारा मतलब ये वाला एरिया यदि दबा होगा, मतलब जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स है ये राइट वाले लंग्स से थोड़ा छोटा भी होगा, वेट भी कम होगा, एरिया भी कम होगा। मतलब कि सारी चीज़ें हमारे लेफ्ट वाले की राइट वाले के कंपेयर में कम होंगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर लगाएगा किसमें? हार्ट में। और हार्ट में यदि ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो क्या दिक्कत आएगी? हार्ट से ब्लड पंपिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब समझना मेरी बात। जो हमारा लंग्स है ये भी एक टाइप का टिश्यू है बेटा। जो हमारा लंग्स है एक टाइप का टिश्यू है, और यदि टिश्यू है इसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी इसको? ब्लड के थ्रू। इसका मतलब हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई ऐसी ब्लड वेसल्स होगी, कोई ऐसी आर्टरी होगी जो लंग्स को ब्लड लेके आ रही होगी। कोई एक ऐसी यहाँ पे आर्टरी होगी जो लंग्स को ब्लड लेके आ रही होगी और ये पूरे लंग्स को ब्लड दे रही होगी। मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझ में तो आ गया कि एक ऐसी आर्टरी है जो लंग्स को भी ऑक्सीजन देती है। मज़ा आ गया। एक ऐसी आर्टरी है जो लंग्स को भी ऑक्सीजन देती है। नहीं समझ में आया? एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज का काम किसका है? लंग्स का। फिर भी लंग्स के टिश्यू को कोई ना कोई आर्टरी ऑक्सीजन दे रही है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? समझना मेरी बात, ध्यान समझना, मजा आएगा भी। उसके बाद जब लंग्स की जो टिश्यू है, अभी हम एल्वुलाई की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं लंग्स भी तो एक टिश्यू है ना, मतलब लिविंग सेल्स है ना, और लिविंग सेल को एनर्जी चाहिए। अब जो लंग्स को एनर्जी दे रहा है वो हमारी लंग्स वाली आर्टरी है। याद रखना क्या है, तभी मैंने बनाया रेड कलर से। अब जैसे वो लंग्स की टिश्यू को ऑक्सीजन दिया तो उसके अंदर जो ग्लूकोज था उसका ब्रेक डाउन हुआ, क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि लंग्स की टिश्यू से निकलेंगे क्या? बहुत सारी वेन। क्या निकलेगी? बहुत सारी वेन। मतलब यहाँ पे देखो, अब वेन मतलब क्या? CO2। वेन मतलब क्या? CO2। तो लंग्स को ऑक्सीजन भी मिल गया रेड कलर से। अब ब्लू कलर वाली जो है, जो वेन है, जैसे ये हो गया वेन और ये हो गई आर्टरी, तो लंग्स से हमारे वेन भी मिल गया। मतलब लंग्स की टिश्यू में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। अब जब हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे तो यहाँ पे लफड़ा भी होगा। और मेरी बात सुनो, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है? लंग्स में कब कैंसर हो रहा है, कब TB हो रही है, कब पेन हो रहा है, उसके टिश्यू को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो डैमेज हो रहे हैं। इन सबको बताएगा कौन? रुक जाओ, हिंट देता हूँ। हाँ, अब बोलो, बताएगा कौन? दे दिया हिंट। नर्व। समझ गए कैसे? हाँ, तो मतलब इसके अंदर क्या होगा? नर्व्स भी होंगी। क्या होगा? नर्व्स। हाँ, थोड़ा थोड़ा लगा रहा है अब दिमाग, है ना? इसके अंदर देखो कुछ इतना खतरनाक नेटवर्क है, ठीक है? अब जैसे मान लो यहाँ पे किसी टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसके साथ क्या होगा, हम वो भी अभी सीखेंगे। एक चीज़ और बताऊँ, लंग्स मतलब तुम लोग पता है कैसा दिखता है? लंग्स दिखता कैसा है? एक्चुअल में क्या होता है? क्या वहाँ पे गैप होता है? क्या होता है लंग्स में? कैसा मतलब ऑक्सीजन भरने के लिए जगह होती है वहाँ पे? डोर में है सर। अब इसे चाबी कहाँ होगी? हाँ, डोर में होगी। नहीं, वो हार्ट में जगह होती है। लंग्स बताऊँ कैसे होता है?
जैसे वो फोम नहीं होता है, फोम स्पंज टाइप का, वो ऐसे टीवी में नहीं देखते वो क्या विनोद का जो लंग्स होता है ऐसे, हाँ बर्तन धुलने वाला। अरे टीवी में नहीं देखे, मूवी देखने जाओ तो क्या होता है, वो बीड़ी पीता है उसको कैंसर हो जाता है, वो लंग्स ऐसे, अब वो छोड़ देता तो फिर फैल जाता है, मतलब जैसे, अरे हर मूवी में दिखाता है जी, ऐड आता है ना शुरू में, तुम लेट जाती होगी ना, पहले निकल जाता है वो उसमें ऐसा रहता है कि मतलब लंग्स को ऐसे दबा दो तो उसका जो कचरा है ना वो बाहर निकल जाता है, छोड़ दो तो फिर फ्रेश हो जाता है। जैसे मान लो कोई स्मोक है, स्मोक को तुमने पानी, वो सॉरी स्पंज है, इसको तुमने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद पानी उसने सोख लिया, फिर उसको पकड़ के बाहर दबा दो, फिर पानी निकल गया, फिर छोड़ दो, फिर नॉर्मल हो जाता है। सेम ऐसे लंग्स होता है, मतलब कि यहाँ पे भयंकर लेवल का, ऐसे बना दूं क्या, यहाँ पे कैसे रहता है देखो, ये ऐसे रहता है एकदम, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्या रहते हैं पता है, एल्वुलाई रहते हैं। और अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। इन्हीं एल्वुलाई में पता है क्या होता है बेटा, इन्हीं एल्वुलाई में ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, अब पूरे इन एल्वुलाई में ऐसे ब्लड वेसल डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और क्या होता है ब्लड वेसल्स में CO2 वाला ब्लड होता है, तो ब्लड वेसल्स एल्वुलाई को CO2 दे देती है, एल्वुलाई से O2 ले लेती है, मतलब ये एल्वुलाई को CO2 दे के इससे O2 ले लेती है। एक्चुअल में जो हमारा ब्रीदिंग है वो यही है, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर, ये तो सिर्फ टाइम पास है। जो हमारा मेन ब्रीदिंग होता है ना, कि ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को देना, एक्चुअल में ये यही है। क्योंकि देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट में आप ऑक्सीजन के साथ भी तो बहुत सारी गैस ले लेते हो ना, तो वो थोड़ी ब्रीदिंग हुआ। ब्रीदिंग तो हमारा नॉर्मली किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो जो एक्चुअल ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है यही होता है एल्वुलाई में। कैसे चेंज होता है वो भी हम आगे समझेंगे, समझ गए। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये अपना मान लो ये अपना लंग्स है, अब यदि ये वाला लंग्स किधर का है, राइट साइड का, यदि राइट साइड वाला लंग्स है ना, तो पता है इसका वेट कितना होता है, ये राइट साइड वाले लंग्स का वेट होता है 625 ग्राम, लेफ्ट साइड वाले लंग्स का वेट होता है 575 ग्राम। जो राइट साइड वाला लंग्स होता है ना, इसके 3 लोब होते हैं, कितने, यदि इस वाले की बात, 3 हो गए ना, इसके 2 लोब होते हैं। देखो कौन कौन कैसे लोब होते हैं इसके, हटा दूँ नहीं, ये समझ में आ गया ना ब्लड वेसल। इसको बनाना डायग्राम है जब नोट करना तो, कितना सुंदर लगने लगा। इसके 2 लोब होते हैं, ठीक है, इसके 3 लोब है, इसके 2 लोब होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी एल्वुलाई होती है। क्या होती हैं, बहुत सारी एल्वुलाई होती हैं। चलो तो ये हमको पोजीशन भी पता चल गया कि ये थोरेसिक कैविटी में होता है। कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में। नीचे वाला ये वाला जो है, ये नीचे वाला जो ये है डायफ्राग्म होता है, नीचे वाला जो है ये डायफ्राग्म होता है। और डायफ्राग्म, अब देखो पता है यहाँ मज़ा कब आएगा, इसकी मैकेनिज्म कब सीखने में मज़ा आएगा, जब आपको पता चलेगा कि ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में यहाँ पे कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। ये मैंने रिब्स बनाया हूँ, क्या बनाया हूँ, ये हम रिब्स बनाएंगे, एक दूसरे के रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स होती है, और ये रिब्स कैसे काम करती हैं, ये ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिक थ्योरी तो सबको पता है, इसके हम मैकेनिज्म सीखेंगे कुछ ही मिनट बाद। ये देखिए अभी हम पाथवे बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली हम लोगों को पता है, जो बाहर से दिख रहा है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आएगा बेटा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। क्या होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, बाहर वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स।
फिर वेस्टिब्यूल जो गैप है, मैंने पहले कई बार वेस्टिब्यूल वर्ड आ चुका है, जो गैप होता, जो जगह होती है जिसका कोई काम नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। उसके बाद बोलेंगे नेजल चैम्बर, क्या होता है नेजल चैम्बर, रूम, क्या होगा नेजल चैम्बर, ठीक है, जगह है। फिर एक्सटर्नल नार्स, सॉरी इंटरनल नार्स, क्या होता है इंटरनल नार्स, मतलब कि तुम ये मानो कि यहाँ पे जो एकदम पट्टी है, एकदम ये वाला जो जॉइंट है, ऐसे ऐसे देखो दोनों साइड, एक इधर भी एक इधर भी, ये हमारा होगा क्या इंटरनल। फिर नेजोफेरिंक्स क्या होगा ये सीखेंगे। आओ, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स में, आइए। अब इस डायग्राम को हम अलग से बनाएंगे, है ना, इस डायग्राम को अलग से बनाएंगे, नेजोफेरिंक्स और ओइसोफेरिंक्स हम देखेंगे। तो आओ इसको कहाँ बना दूँ, आओ, जैसे मान लीजिए कि यदि हम बात करें देखो इधर, ये सामने बेटा फूड पाइप है, क्या है ये फूड पाइप और ये एयर पाइप है। फूड पाइप मतलब ये वाला कहाँ जाता है पता है, स्टोमक, ये वाला कहाँ जाता है, लंग्स में। अब आपको पता होगा इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, क्या होता है एपिग्लॉटिस। तो क्या काम करता है एपिग्लॉटिस पता है आपको, आओ सीखते हैं। देखो इधर ऐसे रहता है, जैसे मान लीजिए कि ना यहाँ से फूड गया और यहाँ से एयर आया, जिस जगह से एयर आता है इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंक्स, या हम इसी को बोलते हैं ओरोफेरिंक्स, ठीक है। और जहाँ से खाना जाता है वो होता है ओइसोफेरिंक्स, याद है ईसोफेगस वाला, है ना, तो वो बोल रही है उसको हम बोलेंगे ओइसोफेरिंक्स। अब देखो ओइसोफेरिंक्स मतलब ओइसोफेगस वाला, और नेजोफेरिंक्स मतलब नेजल वाला, लंग्स वाला, यानी कि ओरो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो एयर वाला। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसे रास्ता होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या काम करता है समझो, जैसे मान लो आज से कुछ सालों पहले तुम लोग देखोगे एक ट्रैक्टर आता था, साइलेंसर में ऐसे पट्टी लगी रहती थी, देखो गांव में जब वो धुआं निकलता है तो ऐसे 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 पुराने ट्रैक्टर में आता था। अब नहीं, अब के जो है ना, जो अब वाले नहीं, अब नहीं रहता, अब वाले के जो साइलेंसर रहता है मुड़ा हुआ रहता है। अब वाले कैसा मुड़ा हुआ होता है, पानी वानी नहीं जाता। पहले वाले के साइलेंसर में क्या रहता था, पट्टी रहती है, ढक्कन रहता है ऐसे, है ना। तो ऐसे मतलब ट्रैक्टर चालू होता है, धुआं निकलता तो खुल जाता था, फिर बंद, आवाज़ करता ठोक 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 ठोक, ऐसे चलता है, ऐसे चलता था ये ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होता है समझना मेरी बात ध्यान से, थोड़ा इधर आओ ना, ऐसे बनाओ, ऐसे ध्यान से समझना, ये ऐसे करो पहले, ये समझ लो कि एक यहाँ से ये नाक वाला है, ये मुंह वाला है। अब सीधे कर लो, मेरा हाथ बीच में ले लो,
आप समझना, जैसे मान लो अपन सांस ले रहे हैं, ये मान लो खाना वाला पाइप है, ये ऊपर था, ये एयर वाला पाइप है, ये खाने वाला पाइप है, ये एयर वाला पाइप है। तो जैसे मान लो अभी अपन ने चावल को अंदर लिया, चावल जब अपन गुटकेंगे ना तो ये चावल इसके अंदर ले रहा है, तो ये नाक वाले पाइप को बंद कर दिया, एपिग्लॉटिस। जिस टाइम पे हम चावल गुटुक रहे होते उस टाइम पे सांस नहीं लेते। अब समझना, अब ये सांस मतलब यहाँ से खाना अंदर चला गया, अब मान लो अपने को सांस लेना, तुरंत ये क्या हो जाएगा, इसको बंद कर लिया, तो गैस अंदर चली गई, एयर अंदर चली गई, सांस ले लिए। तो मतलब जो एपिग्लॉटिस होता है ना, एपिग्लॉटिस ओरो और ओइसो दोनों के पाथवे को कंट्रोल करता है कि कब सांस अंदर जाएगा, कब। अब इसका कंट्रोल नर्व करती है, इसका कंट्रोल कौन करता है, नर्व। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खाते खाते कुछ सोच रहे होते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि इसको पैक करूँ कि इसको पैक करूँ, समझ गई। तो कंफ्यूज हो गया, तो मतलब ये हो गया अपना। ये बताओ, फूड और एयर दोनों का सिस्टम समझ में आ गया, तो ये कैसे किसको कंट्रोल करता है ये भी अपने को आ गया। चलो, तो अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, सुनो, अपन पाथवे में अपन ये फेरिंग्स तक आ गए थे। हाँ, ये भी अच्छा है, फिर से आओ ये भी अच्छा, फिर से आओ, ऐसे करो। ये जो लगती है नाक से पानी क्यों आता है, इसको पता नहीं, कभी कभी नाक से चावल भी आता है आता है कि नहीं। तो देखो, अब जैसे मान लो इसने चावल को गुटुक रही थी, ये कौन सा खाने वाला है ना, ये सांस वाला है, चलो ये सांस वाला है, ये चावल वाला है। हम अब हाँ मतलब खा रहे, ये ना इसको पैक करने वाला था, जब ये पैक करने वाला था उसी टाइम पे ये सांस ले ली, लेकिन दिमाग ने इसको कंट्रोल नहीं किया, इसको पूरा अच्छे से पैक नहीं किया, इधर आ गया तो सांस भी नहीं ली। तो अब इधर पे चावल जो जा रहा था, चावल बाहर आ गया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ भरा हुआ है स्टमक में ना, तो चावल भी बाहर आ गया और सांस भी बाहर आ गई। अब रास्ता जाए किधर, ये कुछ मुंह से कुछ नाक से, जहाँ रास्ता मिलेगा वहीं से ना। अब पता है, जो चावल नाक से बाहर आते हैं तुम उसको दोबारा खाओगे तो उसका टेस्ट भी खट्टा हो जाता है, अलग टेस्ट रहता है उसका। हाँ, अपन आ गए थे नेजोफेरिंग्स। अब मेरी बात सुनो, अब कंफ्यूजन नहीं होता। नेजोफेरिंग्स मतलब हमारे गले का वो वाला पार्ट जहाँ से हवा अब पाइप में जाने वाली है, समझ गए, नेजोफेरिंग्स। फिर फेरिंग्स, एकदम गले वाला पार्ट, मतलब अब दोनों का पाथवे अलग अलग हो गया, फेरिंग्स। फिर उसके बाद क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब अब ये वाला पाइप यहाँ पे रिब्स के पास अब पहुँचने वाली है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियल ट्री क्या होता है पता है, ब्रोंकियल टी, जैसे इधर लंग्स है इधर लंग्स है ना, तो ये आई तो एक पाइप थी लेकिन ये बहुत सारी ब्रांचेज बना देती हैं, तो ये होता है क्या, ब्रोंकियल ट्री। फिर रेस्पिरेटरी ट्री, मतलब अब वो ब्रोंकियल्स के ब्रोंकियोल्स बनती हैं। आप रेस्पिरेटरी ट्री को क्या बोल सकते हो, ब्रोंकियोल्स। मतलब ये 5 पाइपों की भी हजारों पाइपें होंगी, तो हो जाएगा हमारा क्या, ब्रोंकियोल है ना, ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री है, इसको ब्रोंकियोल्स भी बोल सकते हो। चलो, तो ये हो गया पाथवे। अब क्या है, नेजल पाथ इंक्लूडेड 3 टाइप्स ऑफ बोन। जो हमारा नेजल पाथ होता है ना, यहाँ पे 3 बोन कवर करती हैं। एक नेजल बोन आप सबको पता है, नोज वाली बोन, एक होता है मैक्सिला मतलब ऊपर वाली, और एक होता है टर्मिनल या एथेमॉइड, है ना। ना गिरे ना, हाँ तो देखो ये ऊपर है, अब ब्रेन भी ऊपर है तो सपोर्ट तो करता है ना ऊपर। चलिए, अब बात करेंगे नेजल पैसेज में क्या रहेगा, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन। एक चीज और सुनो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो पहला आता है बेटा वेस्टिबुलर रीजन। जो वेस्टिबुलर रीजन होता है वहाँ पे स्किन, हेयर और सिबेशियस ग्लैंड होती है। स्किन क्या करता है, स्किन तो रहेगा ही रहेगा। हेयर्स और सिबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, जो गर्म एयर या ठंडी एयर होती है मतलब उसका टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। यदि ज़्यादा ठंडी है तो आपके लंग्स तक गर्म एयर ही पहुंचेगी, और गर्मी है तो आपके लंग्स तक ठंडी एयर पहुंचेगी। मतलब जैसे ठंडी में ठंडी सांस लेते हैं ना, तो ये वाले पार्ट्स जो होते हैं ना तो उसको गर्म करते हैं।
क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमारे नोज में इतने सारे नोज के वेस्टिबुलर रीजन में स्किन, हेयर और सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। सीबेसियस ग्लैंड का भी काम बता दिया था कि वहाँ पे क्या होता है, सीबम होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है जो डस्ट वगैरह को चिपका लेता है। यदि किसी को मतलब जुकाम नहीं है तो भी तुम लोग नाक में उंगली डालोगे, देखोगे कुछ लगेगा चिपचिपा। जुकाम होता है तो ऐसा नाक में ही क्यों होता है? मुंह से भी तो आता है, नहीं आता आता है ना, क्योंकि दोनों के रास्ते तो जुड़े हुए हैं ना। तो सर कान क्यों बंद होते हैं? कब जुकाम होता है तो हाँ। कान कहाँ बंद होते हैं? होते हैं सर। हैं? कान बंद होते हैं। नाक और मुंह में सुनो, कान तो नहीं सुनो। कान बंद होते हैं सर, ऐसे कम होता है। सर आवाज कम कम आती है लेकिन। हाँ। सच में हाँ। मतलब जुकाम होता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसा सब चेंज आ जाता है? ये ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑल्फैक्टरी रीजन की वजह से ऐसा रहता है, ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं है। चलिए फिर ये हो गया वेस्टिबुलर रीजन। और सुनो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेस्टिबुलर रीजन ही प्रूव करता है कि आपको जो सांस है मुंह से नहीं नाक से लेना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह में इतना कुछ भी नहीं है ना, मुंह के अंदर बाल हैं, समझ गए। तो आपकी जो एयर है उस एयर को फिल्टर नहीं करेगा, उसको टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करेगा। ये आपके एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। चलिए फिर उसके बाद देखो रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन मतलब कि अब जो एयर है तो इंटरनल नोस्ट्रिल से अंदर जा चुकी है, तो वहां पे क्या क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सुनो, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर जर्मिनल एपिथेलियम। ये वाला आपके नीट में कई बार पूछा गया है, और मैं एनिमल टिश्यू जब पढ़ाया था तो एग्जाम्पल बताया था ट्रैकिया। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब जब क्यूबोइडल एपिथेलियम के ऊपर सीलिया आ जाती हैं तो हाँ, और गॉबलेट सेल भी आ जाती है तो हम इसको ये बोलते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे गॉबलेट सेल भी होती है। अब गॉबलेट सेल क्या होती है, जो म्यूकस या चिपचिपा मटेरियल सिक्रीट करती है ना, वो ये होता है गॉबलेट सेल होती है। फिर आता है ऑल्फैक्टरी रीजन, मतलब न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, या इसी को हम स्निडेरियन मेम्ब्रेन। स्निडेरियन मेम्ब्रेन ये न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम पता है क्या होती है, हमारी नोज में जो अंदर वाली स्किन होती है ना, वो हमको किसी भी चीज़ का स्मेल बताती है। जैसे आप सूंघ के बता देते हो ना कि ये चीज़, वो यही काम करता है। न्यूरो सेंसरी, जैसे पता है कि यदि कहीं पर सेंसरी आ जाएगा तो सेंसरी मतलब क्या होता है, नर्व्स। नर्व्स मतलब वो फीलिंग्स या इम्पल्स टाइप की कुछ चीज़ें देने लगेगी, और इसी की वजह से अपने को पता चलता है कि जैसे कोई चीज़ क्या टेस्ट मतलब स्मेल लेके ऐसे। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी मैंने बेसिक बता दिया था ना। अब यहाँ पे देखिए रैबिट का भी पूछा गया है, इसलिए मैंने रैबिट का भी लिख दिया हूँ। जो रैबिट का लंग्स होता है तो बस आपको इसके लोब्स याद रखने हैं, ये सब कुछ याद नहीं रखना। राइट साइड वाले के 4 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड वाले के 2 लोब होते हैं। 4 लोब का नाम है एंटीरियर एजाइगस। एजाइगस मतलब पार्ट, एरिया, समझ गए। फिर राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एजाइगस। हम यदि आप लेफ्ट साइड की बात करोगे तो लेफ्ट एंटीरियर और राइट एंटीरियर, तो ये होते हैं रैबिट के। अपने को अच्छे से पढ़ना है इनके, मैन के। जो मैन में होते हैं तो इसका क्या होता है, राइट साइड वाले लंग्स का वेट होता है 625, इसका 575। हमको यहीं से अंदाजा लग जाता है कि इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका एरिया। इसमें 3 लोब है, मैंने अभी जस्ट डायग्राम में बताया था, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। लेफ्ट वाले के 2 लोब हैं, बोलो, लेफ्ट इंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर, ठीक है। ये मैंने बता दिया था, 1 2 3 एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, और ये एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अब अपन
ये तो हो गया हमारा लंग्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन। कल अपन क्या करेंगे पता है, गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे कि कब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, कब ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, और दोनों जब एक्सचेंज होते हैं दोनों एक दूसरे से कैसे बाइंड होके जाते हैं, ग्राफ किधर शिफ्ट होता है। तो कल चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कल भी अपन जल्दी शुरू कर देंगे।